हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूं, इस बात की गारंटी के साथ कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर होगा। जैसा कि आप देखते होंगे या मुझे जानते होंगे, जितने बच्चे जानते होंगे कि जिस क्वेश्चंस को लेकर मैं गैस करता हूं और ख़ास तौर से फोर्सली गैस करता हूं, वो क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो होता है। आपने देखा होगा शायद पिछले एग्जाम में। तो मेरा सिक्स सेंसेस ये कह रहा है कि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपका सीटेट की एग्जाम में जुलाई में जरूर होना है। अगर एग्जाम जुलाई में होती तो जुलाई में, अगर पोस्टपोन होकर होगी तो भी बात यह है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक आपका सीटेट एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी की एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस टॉपिक के क्वेश्चंस और इस टॉपिक को ट्रिक से आपको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने यहां पर दिया है आपको। आपने ये थ्योरी कितनी बार क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन इससे सरल ये हो नहीं सकती है। इसलिए अंत तक जरूर देखें और आज पढ़ने के साथ साथ सीखें भी। आज क्या, हमेशा की बात है, लेकिन इस बार आप इस थ्योरी को अपनी फिंगर टिप पर समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का गैने सिद्धांत। गैने का सिद्धांत आपने अक्सर सुना होगा। ये सिद्धांत, ये थ्योरी गैगनी के नाम से भी पूछी जाती है। तो आज इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। आज के लेक्चर का टॉपिक है गैने का सिद्धांत। ठीक है, चलिए। गैने का सिद्धांत, पहले तो समझते हैं रॉबर्ट एम गैने के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। रॉबर्ट एम गैने का पूरा नाम रॉबर्ट मिल्स गैने है। ठीक है, रॉबर्ट गैने अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक थे। तो एक तो पॉइंट ये क्लियर हुआ कि रॉबर्ट एम गैने का पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट मिल्स गैने। और दूसरा पॉइंट ये कि रॉबर्ट एम गैने अमेरिका के निवासी थे और शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट इसका है वो इस थ्योरी का यही है कि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप देखेंगे शायद ये कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। सीटेट 2014 में ये सवाल पूछा गया है, सीटेट 2019 में ये सवाल था। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। क्लियर हुआ। एक और खास बात है कि इस किताब के द्वारा ही रॉबर्ट एम गैने को प्रसिद्धि मिली, वर्ल्ड वाइड फेम मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से पूछे जाने की संभावना है। तो अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, स्टेप्स थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से ये पूछा जाता। एक खास बात और समझना आप कि ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना आपका अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, ये तो पूछा ही जाता है और कभी कभी इसको भी इंग्लिश में पूछते हैं। इंग्लिश का मतलब समझ पा रहे हो, मैसेज लैंग्वेज, ये वाला स्टेप थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी पूछा जाता है ये। ठीक है, और इसका नाम क्या क्या हो सकता है देखो आप। दूसरा, डायरेक्ट पूछा जा सकता गैने का सिद्धांत, गैनेज इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर अंतिम नाम पूछा जाएगा इस सिद्धांत का तो क्या पूछा जाएगा, गैने का पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत। अब आप यहां पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पदानुक्रम शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। आपने देखा है बुद्धि के सिद्धांत में भी एक जगह पदानुक्रम का प्रयोग किया गया वर्ड तथा वर्णन के द्वारा। और
अब्राहम मैस्लो के द्वारा भी पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया गया। तो पदानुक्रम शब्द एक कॉमन शब्द है जिसको अंग्रेजी में हायरार्की बोलते हैं। इसका मतलब क्रम से, सीढ़ी नुमा। तो कहीं भी यूज हुआ है ये वो शब्द, लेकिन आपको ये चीज याद रखना कि ये शब्द किस शब्द के साथ जुड़ा हुआ। अगर यही आवश्यकता का पदानुक्रम पूछा जाता है तो फिर अब्राहम मैस्लो हो जाएगा। अगर बुद्धि का पदानुक्रम पूछा जाता है तो वर्ड तथा वर्णन हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा जा रहा है अधिगम, पदानुक्रम किसके साथ लगा हुआ है? लर्निंग के साथ लगा हुआ है। इसलिए आप याद रखेंगे जब कभी पदानुक्रम शब्द का प्रयोग अधिगम के साथ होगा तो फिर किसका नाम लेंगे आप? तब आप रॉबर्ट एम गैने का लेंगे। सारी चीजें यहां तक क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, मोस्टली जो सीखने के सिद्धांत हैं वो दो समूहों में बटे हुए हैं। एक तो व्यवहारवादी और दूसरा है आपका ज्ञानवादी। एक कौन सा ग्रुप है आपका? एक है आपका व्यवहारवादियों का ग्रुप है और दूसरा कौन सा है आपका? ज्ञानात्मक या ज्ञानवादियों का ग्रुप है। तो एक एक को समझते हैं, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। व्यवहारवादी, अब व्यवहारवादियों में कौन कौन आया? थॉर्नडाइक आया, पावलो आया, स्किनर आया, हल आया। क्लियर है? ये सारे के सारे अधिगम के सिद्धांत हैं। अगर ज्ञानात्मक में बात करेंगे तो कोहलर की थ्योरी है इसमें शामिल। तो व्यवहारवादी अपने सिद्धांत में बाह्य उत्तेजनाओं, अब बाहरी उत्तेजनाएं क्या है? वातावरण के उद्दीपक। इसे क्या बोलोगे आप? बाहरी उत्तेजक का मतलब हुआ उद्दीपक जो आपके वातावरण में मौजूद है, राइट? जितने भी उद्दीपक आप देखते हो तो व्यवहारवादी अपने सिद्धांत में बाह्य उत्तेजक एवं वातावरण की दशाओं पर सीखने के लिए या व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी व्यवहारवादी अपना ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं? व्यवहार परिवर्तन के लिए बाह्य वातावरण में मौजूद उद्दीपकों पर। क्लियर? थॉर्नडाइक की थ्योरी एसआर थ्योरी है, आप देखेंगे उद्दीपक अनुक्रिया। यानी थॉर्नडाइक ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए कौन फोर्स करता है? वातावरण के उद्दीपक। तो सभी व्यवहारवादी व्यवहार में परिवर्तन के लिए देखेंगे, परिवर्तन लाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किस पर करते हैं? बाह्य उत्तेजकों पर या फिर वातावरण की दशाओं पर। क्लियर हुआ? एक तो पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब ज्ञानात्मक सिद्धांतवादी क्या करते हैं? यह अपने सिद्धांत में सीखने की आंतरिक दशाओं, अब इंटरनल कंडीशंस की बात आ रही, आंतरिक दशाओं पर बल देते हैं। जैसे कि प्रत्यक्षीकरण। यूपीटेट 2017 में यह सवाल पूछा जा चुका है, प्रत्यक्षीकरण पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो कोहलर का अंतर्दृष्टि। ठीक है, आंतरिक दशाओं पर बल देते हैं जैसे कि प्रत्यक्षीकरण का पुनर्गठन, सूचना विश्लेषण, स्मृति। इन पर कौन बल देता? इन पर ज्ञानात्मक सिद्धांतवादी देते हैं। ऊपर का पॉइंट व्यवहारवादियों से रिलेटेड है, राइट? शायद क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं गैने का। किंतु वास्तव में सीखना, गैने का मानना है कि व्यवहारवादी सिद्धांतवादियों और ज्ञानात्मक सिद्धांतवादियों की दोनों बातों को मिलाकर कुछ कहना चाहते हैं गैने। किंतु वास्तव में सीखना दोनों, इसका मतलब एक तो बाहरी जो वातावरण से मिला बाह्य उत्तेजक, और दूसरा कौन सा? भीतरी दशाओं, दोनों पर निर्भर होता है। क्लियर हुआ? इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष ये निकालते हैं कि गैने अपने सिद्धांत में ज्ञानात्मक सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांतों का संश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अब सिंपल समझिए, अगर पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गैने ने अपने सिद्धांत में किनके सिद्धांत को विश्लेषित करने की कोशिश की है, संश्लेषित करने की कोशिश की है, तो आप दोनों का विकल्प तय करेंगे, व्यवहारवादियों को भी और ज्ञानात्मक या ज्ञानवादियों को भी, राइट? दोनों की मिश्रित थ्योरी
मिश्रित सिद्धांत किसका होगा? रॉबर्ट एम गैने का होगा। ये बात क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं। गैने ने मूल व्यवहारवाद पक्ष को ज्ञानात्मक चिंतन के तत्वों से संयुक्त करने का प्रयास किया है। हम पहले कह चुके हैं दोनों सिद्धांतों, दो वाद हैं, एक ज्ञानवाद है, एक व्यवहारवाद है। दोनों के पक्षों को, व्यवहारवाद पक्ष को ज्ञानात्मक चिंतन के तत्वों से संयुक्त करने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास किया है, और विभिन्न प्रकार के सीखने का एक श्रेणीबद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया, एक चेन से एक श्रेणीबद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एवं सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का संश्लेषण, और जितने भी सीखने के सिद्धांत हैं इनको संश्लेषित किया। संश्लेषित का मतलब जोड़ दिया है, राइट? तो अगर पूछा जाता है रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यवहारवादियों और ज्ञानवादियों के सिद्धांतों को जोड़ते हुए एक्सप्लेन करते हैं, और सभी सीखने को क्या किया है उन्होंने, एक श्रेणीबद्ध क्रम में लगाया है, राइट? और वो ये कहते हैं कि सीखना आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों पर निर्भर है, ठीक है? किसी एक पक्ष से नहीं, आंतरिक से भी और बाह्य से भी सीखना संबंधित है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। गैने ने अपने सिद्धांत में कुल 8 प्रकार का सीखना, अब देखेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, गैने ने अपने सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है यहां का। तो तय है ये, क्लियर, 8 प्रकार हैं जिनका क्रम सरल से जटिल। दो चीजें इस लाइन पर क्लियर हुई, एक तो सीखने के कितने प्रकार बताए हैं गैने ने, तो क्लियर हुआ आपका 8 प्रकार हुए हैं, और दूसरा इनका क्रम कैसा है, तो ये क्रम सरल से जटिल की ओर बढ़ता हुआ है, तक श्रेणीबद्ध किया है। अब ये पॉइंट जितनी बार आप वेरी वेरी लगा सकते हो उतनी बार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब वो 8 प्रकार सीखने के कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है आपका संकेत सीखना। एक एक नाम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इनका सीक्वेंस, इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है, सही क्रम भी पूछते हैं। तो पहला कौन सा है आपका? संकेत सीखना है। अंग्रेजी में से क्या बोला गया, इन इंग्लिश सिग्नल लर्निंग बोला गया, राइट? अब सिग्नल लर्निंग के बारे में अगर पूछा जाता कि ये किससे संबंधित है, तो ये आपका पावलोव से संबंधित है। किससे? पावलोव से। आपने पावलोव की थ्योरी पढ़ी होगी। तो संकेत अधिगम किससे संबंधित है? पावलोव से जुड़ा हुआ है। घंटी की आवाज सुनकर कुत्ता लार बहाता था, राइट? दूसरा प्रकार कौन सा दिया? उत्तेजक प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस लर्निंग है ये। अब इसे बोलते तो एहसार के नाम से हैं, तो एहसार की थ्योरी पर थॉर्नडाइक भी टिके हुए हैं, और पावलोव भी हैं, कह सकते हो आप, स्किनर भी हैं एहसार पर, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? मुख्य रूप से थॉर्नडाइक है। तो ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक और स्किनर से संबंधित है। तीसरा है जंजीरीकरण। अब हो सकता जंजीरीकरण का नाम आपका चेनिंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये जंजीरीकरण ना पूछकर आपसे पूछा जा सकता श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला सीखना। तो श्रृंखला माने चेन ही है, और अंग्रेजी का वर्ड चेन होगा, जिसका शुद्ध हिंदी शब्द जंजीरीकरण है। अब ये प्रश्न बनता है कि अधिगम में जंजीरीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया है? आई होप आप क्लियर कर पाएंगे, रॉबर्ट एम गैने, ठीक है? बढ़ते अगले पेज पर। 3 प्रकार ये हो गए 8 में से। अगला है आपका शाब्दिक संबंध सीखना। इसे शब्द अधिगम भी कहा गया है, ठीक है? वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं सीखने में, ठीक है? 5वें नंबर पर है आपका विभेद सीखना। इसे विभेदीकरण के नाम से भी पूछा गया है। अंग्रेजी है इसकी, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विभेद माने अंतर करना,
अब किसी बच्चे को बताना है कि त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या अंतर है, पर्यायवाची और विलोम शब्द में क्या अंतर है, तो ये सब सीखना किसके अंतर्गत आएगा, ये विभेद में आएगा। राइट, दो चीजों के मध्य अंतर बताते हुए सीखना है ये। 6 नंबर पर है आपका अवधारणा सीखना, अवधारणात्मक सीखना। इसके नाम में एक और नाम है, संप्रत्यय भी पूछ सकते हैं। अवधारणा अंग्रेजी से याद रखिए आप, कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी जब ऊपर का अधिगम हम करते हुए आगे बढ़ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, विभेद तक पहुंच जाते हैं हम जब, तब हम क्या करना सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाते हैं, संप्रत्यय बनाना सीख जाते हैं, धारणाएं बनाना सीख जाते हैं। राइट, और 7वें नंबर पर है आपका नियम सीखना। जब कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं तब एक लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है, जिसे क्या कहा गया, रूल लर्निंग कहा है रॉबर्ट एम गैने ने। और सबसे अंत में कौन सा है आपका, समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं। तो सामान्य अर्थों में अगर पूछा जाता है तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो परफेक्ट जवाब है आपका 8 प्रकार बताए हैं। राइट, जिनका एक निश्चित क्रम है, वो कौन सा है, सरल से जटिल है। तो सरल कौन सा था, सरल आपका संकेत था जो कि पहले स्टेप पर था, और जटिल कौन सा है आपका, समस्या हल है, ये सबसे कठिन है। समस्या हल तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आपको एक एक स्टेप पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको किसी बच्चे को समस्या हल तक पहुंचाना है, सिखाना है, तो उसको एक एक स्टेप से आगे बढ़ाते हुए सिखाना पड़ेगा। संकेत क्लियर हो जाएगा, उद्दीपक क्लियर हो जाएगा, श्रृंखला क्लियर हो जाएगा, शब्द क्लियर हो जाएगा, विभेद क्लियर हो जाएगा, अवधारणा क्लियर है, नियम और समस्या समाधान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब इनको हायरार्किकल रूप में कैसे प्रेजेंट किया गया, इसका मतलब इनका पदानुक्रम क्या है, देखेंगे। शायद नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हम, जैसा कि हम आपको समझा गए। इस पिरामिड में वही 8 प्रकार आपको दिए गए। इस एरो से आप समझ सकते हैं, ये जो एरो बनाया गया है इससे आप समझ सकते हैं ये कैसे चल रहा है आपका, सरल से कैसे चल रहा है, जटिल की ओर चल रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो पहला कौन सा है आपका, संकेत है, क्लियर है। दूसरा उत्तेजक प्रतिक्रिया है, क्लियर है। जंजीरीकरण, श्रृंखला, एक साथ जोड़ते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। राइट, अब अगर इनमें कहीं डीप पूछता है, इंटरनल सवाल पूछता है, तो इनमें 3 को आप याद रखना। पहला पावलोव से संबंधित है, किससे, पावलोव से। दूसरा स्किनर से, और तीसरा है आपका जंजीरीकरण, थॉर्नडाइक से है। राइट, तो पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक, ये 3 नाम आप याद रखना। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका पहला और अंतिम, किस रूप में, सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, गैने के अनुसार अधिगम का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो आप बताएंगे संकेत सीखना, ये निम्न स्तर का है। राइट, बाकी के ये मध्य स्तर के हैं, और ये वाला आपका सर्वोच्च स्तरीय है, सर्वोच्च। राइट, तो आप याद रखिएगा 8 प्रकार हैं। निम्न स्तर का संकेत है, संकेत को दूसरे नाम से भी बुलाया गया, चिन्ह, अंग्रेजी याद रखेंगे तो सही होगा आपका, सिग्नल लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अधिगम के प्रकार के बारे में इनका ऑर्डर पूछा जाता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, और ये इस सिद्धांत की पूरी जान है जो हमने इन 2 लाइनों में आपको निकाल के रखी है। अगर आप ये 2 लाइनें याद कर सकते हैं तो इनका क्रम बहुत आसानी से याद होगा, क्योंकि ज्यादातर सवाल अधिगम के क्रम और अधिगम के प्रकारों से ही पूछे गए हैं। राइट, तो समझने की कोशिश करो, और 2 लाइनें आई होप आप याद रख पाओगे।
पहली ट्रिक है आपकी, जो सबसे पहली है वो कौन सी है आपकी, आप समझिए। पहली है आपकी, एसएससी स्टूडेंट ने बीडीसी महिला को रोज डे पर प्रपोज किया। याद कर लोगे आप इसे, आसानी से याद कर लेंगे। अब इससे इन इंग्लिश में सारे टर्म्स आपको याद होंगे, एक एक को देख सकते हो आप। एस से क्या है आपका, सिग्नल है, राइट। एस फॉर सिग्नल, आप नोट कर सकते हो इसे, ये आपका सिग्नल के लिए है। पेन सही से काम नहीं कर पा रहा स्क्रीन पर, लेकिन आप याद रखिए, एस फॉर सिग्नल, पहला एस। और दूसरा आपका एस आर के लिए होगा, दूसरा वाला किसके लिए होगा आपका, एस आर। ये क्लियर यहां नहीं हो पा रहा है, पेन नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप इसको सुने और सुनकर नोट करें। जहां आपको समझ में नहीं आए, आप पीछे रिवर्स में जाइए, वीडियो पर सारे लिखे हुए हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, राइट। पहला ऐसा आपका खड़ा हुआ है सिग्नल लर्निंग के लिए, दूसरा ऐसा है आपका एस आर लर्निंग के लिए, सी आपका चेनिंग के लिए है, चेनिंग श्रृंखला, तो एसएससी क्लियर हुआ। वीडीसी, वी वर्बल है, शाब्दिक, डी आपका डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, क्लियर हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। सी आपका कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से, तो बीडीसी वीडीसी क्लियर हो जाएगा। वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आपका रूल लर्निंग के लिए है, नियम। और पी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। अब आपको ये लाइन कितनी याद रहती है, आप इसको समझने की कोशिश करें। एसएससी स्टूडेंट्स ने वीडीसी महिला को रोज डे पर प्रपोज किया, एक लाइन तो याद रख सकते हैं आप। अब आप खुद आजमा कर देखिए कि ये सारे अधिगम के प्रकार कितने आसान हो गए आपके। एसएससी, एस से सिग्नल, दूसरा एस आपका एसआर, सी किस लिए है आपका, आप पीछे देखिएगा, सिग्नल, एसआर, चेन, सी किसके लिए है, चेन के लिए, चेनिंग, श्रृंखला, जंजीरीकरण जो मैंने बताया। वीडीसी वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल जिसे रूल लर्निंग बोलते हैं, और लास्ट वाला है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आपका पहला था, और ये कौन सा होगा, ये आपका 8वां होगा, ठीक है। तो ये आपके 8 प्रकार हैं अधिगम के। और इस लाइन पर आप जाएंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हिंदी मीडियम में आपको याद रखना है तो हिंदी की एक लाइन आप याद रख सकते हो, गैने 8 साल से ऊपर श्रृंखला शब्द व सभी नियम समझाता। 8 साल से, गैने 8 साल से ऊपर श्रृंखला शब्द व सभी नियम समझाता रहा। ये चीजें अगर आपको याद रख सकते हो तो आपके टिप्पर होंगी। अब गैने, गैने की थ्योरी है। अधिगम के कितने प्रकार दिए, 8 प्रकार के दिए। स, पहला स संकेत के लिए है। उ उद्दीपक अनुक्रिया के लिए, उत्तेजना के लिए है। श्रृंखला, श्रृंखला पूरा का पूरा। शब्द, शब्द अधिगम है। वह विभेद, विभेदीकरण के लिए है। सभी में स संप्रत्यय के लिए है। नियम में नी, नियम अधिगम है। और समझाता में स समस्या समाधान। आई होप ये आसान हो गए होंगे। मेरा अपना मानना है आपको पहली ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, पहली से आप याद करिए, राइट, बियॉन्ड इंग्लिश और हिंदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गैने ने सीखने की पहचान 5 वर्गों में की है। अब सीखने की पहचान कितने वर्गों में की है, यह भी एक सवाल है। सीखने के प्रकार कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। सीखने की पहचान कितने वर्गों में की है, 5 वर्गों में की है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है आपका शाब्दिक सूचना वर्ग। पहला कौन सा है आपका, शाब्दिक सूचना दक्षता। इसे इंग्लिश में कहा गया वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल, ठीक है। इसमें क्या होता होगा, इस पहचान को, इस दक्षता को वो कैसे बताते हैं, इस चीज को समझिए आप।
यह दक्षता, यह कुशलता, यह स्किल पुनः स्मरण से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पुनः स्मरण मतलब किसी चीज को दोबारा याद करने से संबंधित है। कौन सा? शाब्दिक सूचना दक्षता। और दूसरा पॉइंट है, इस दक्षता को किसी विषय को याद रखने के लिए विकसित करना चाहिए। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? अब अगर पूछा जाता है कि पुनः स्मरण से संबंधित कौन सी दक्षता ज्ञानी ने बताई है, तो आपको याद रखना है शाब्दिक सूचना दक्षता, वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल। क्लियर? इस दक्षता का काम क्या है? किसी विषय को याद रखने में काम आती है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है आपका बौद्धिक दक्षता, इंटेलेक्चुअल स्किल। इसका प्रयोग कहां होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है, राइट? जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है दक्षता बौद्धिक। इसमें क्या होता है? इसमें वातावरण की धारणा, विभिन्न वस्तुओं में विभेद, अवधारणाओं की समझ, विभिन्न वस्तुओं के अवलोकन की कुशलता शामिल होती है। इतने सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। अब आप देखिएगा, विभिन्न वस्तुओं में विभेद, एक व्यक्ति अलग अलग वस्तु में विभेद कैसे करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये बौद्धिक दक्षता पर। आप लोग शायद सीटेट का जब पेपर देने जाते होंगे तो आपने देखा है एक ही सवाल होता है, आपके समझने का तरीका, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलेक्चुअल पावर दूसरा है, आप इसलिए दूसरा उत्तर देते हैं, और एक दूसरा बच्चा उसका दूसरा जवाब देता है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटेलेक्चुअल स्किल अलग है किसी चीज को समझने का, राइट? इसमें शामिल है आपका, पहला है आपका कि वातावरण की धारणा को, विभिन्न वस्तुओं में अंतर को, अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट की समझ को, विभिन्न वस्तुओं के अवलोकन, अवलोकन माने देखना, विभिन्न वस्तुओं को देखने की कुशलता शामिल होती है। और अगला पॉइंट, इसमें पढ़ने लिखने एवं गणित आदि विषयों की योग्यताएं शामिल होती हैं। अब अगर पूछा जाता कि गणित विषय की योग्यता किस कुशलता में शामिल है, तो आप किसको? बौद्धिक कुशलता, बौद्धिक दक्षता को चुनेंगे, राइट? क्लियर है ये योग्यताएं कैसे चलती हैं? ये साधारण से जटिल तक फैली होती हैं, ये हम पहले क्लियर कर चुके। अब पूछा जाए साधारण से जटिल, अधिगम का संबंध किससे है? बौद्धिक दक्षता से है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। गतिगामी दक्षता, मोटर स्किल है ये। जैसा कि आप जानते हैं गति संबंधित है, तो गति, इसमें दैहिक कुशलताएं शामिल होती हैं। हमारी देह संबंधी जितनी कुशलताएं हैं वो किसमें शामिल है? आपकी मोटर स्किल में शामिल। लिखना किसमें शामिल है? चलना, खेलना किसमें शामिल है? गतिगामी में। इसमें दैहिक कुशलता, दैहिक का मतलब फिजिकल स्किल्स शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कौन सी है आपकी? अभिवृत्तियां शामिल होती, अगली दक्षता है आपकी अभिवृत्तियां, चौथी एटीट्यूड्स। इसमें क्या है? यह सीखने की अभिप्रेरणा पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, सीखने की अभिप्रेरणा पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कौन सी दक्षता? अभिवृत्ति, राइट? एटीट्यूड्स। और फिफ्थ नंबर की कौन सी है आपकी? ज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इसमें क्या शामिल होता? इसमें आपके सीखने वाले की चिंतन, स्मरण और सीखने की योग्यताएं। दोनों में कंफ्यूजन मत होइए, पहले वाले में पुनः स्मरण था, इसमें केवल स्मरण है, राइट? इन्हें एक लंबी अवधि में प्राप्त किया जाता है। तो लंबी अवधि में किस कौशल को प्राप्त किया जाता है? किस दक्षता को प्राप्त किया जाता है? ज्ञानात्मक को, राइट? पांचों क्लियर हो गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ज्ञानी की सीखने संबंधी विचारधारा का शिक्षण में बहुत महत्व। वर्तमान में अगर देखा जाएगा, ज्ञानी का सिद्धांत वर्तमान में बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है वो बता रहे हैं, क्योंकि सारे प्रकार का सिद्धांत उन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। पहला पॉइंट है, शिक्षण में शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि छात्र कोई नया अंतिम व्यवहार उस समय तक अर्जित नहीं कर सकता जब तक कि वह पूर्वापेक्षित, पहले से अपेक्षित
योग्यताएं विकसित नहीं कर लेता। मतलब एक बच्चे में पहले से जो हम अपेक्षित योग्यताएं हैं वो जब तक उसमें नहीं आ जाएंगी तब तक वो कोई नया व्यवहार अर्जित नहीं कर सकता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। शिक्षण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ये किसका कहना है? गहने का। आप देखेंगे वर्तमान में एनसीएफ 2005 भी यही बात कहता है कि शिक्षण में अधिकतम ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। राइट, ये गहने की थ्योरी भी कह रही है कि शिक्षण में सरल से जटिल की ओर हमें बढ़ना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण करने से पूर्व विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद, तत्परता, अभिप्रेरणा इत्यादि की सूचना अवश्य प्राप्त। अब देखो आ गया पेडागोजिकल पॉइंट, यानी हम क्लासरूम में जाने से पहले, एक बच्चे को पढ़ाने से पहले, कक्षा को पढ़ाने से पहले किन किन चीजों की जानकारी रखेंगे, क्योंकि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। तो पहले हमें बच्चों के व्यक्तिगत भेद को समझना चाहिए, बच्चों के रेडीनेस को समझना चाहिए कि बच्चे तत्पर हैं कि नहीं। अभिप्रेरणा के विषय में भी आपको समझना चाहिए कि बच्चे कितने अभिप्रेरित हैं या नहीं है। इन सब की सूचनाएं हमें शिक्षण से पहले प्राप्त करनी चाहिए। राइट, और तब जाकर आपके पेडागोजिकल पॉइंट बनते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब समझते हैं रॉबर्ट गहने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप प्रश्न को समझेंगे, उसका आंसर भी करेंगे मेरे साथ साथ, और लास्ट में अपने आंसर्स का मूल्यांकन भी करेंगे, मैच करेंगे कि कितने आंसर आपके सही हैं। राइट, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम आधारित हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे आए हुए मिलेंगे आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए, अधिगम के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए स्वचिंतन, ऑप्शन बी स्वक्रिया, ऑप्शन सी स्व अनुभव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिगम के लिए आवश्यक है, क्लियर है? वेरी गुड, ए इज राइट, बी इज राइट, सी इज राइट, इसका मतलब उपरोक्त सभी सारे सही। डी इज राइट आंसर। अधिगम के लिए स्वचिंतन भी आवश्यक होता है, स्वचिंतन, स्वक्रिया खुद से करना भी, और स्व अनुभव अपना अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम से तात्पर्य है ऑप्शन ए अभ्यास व शिक्षण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन लाना, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। यह क्वेश्चन आपका बेसिक शिक्षण पर आधारित है पूरी तरीके से। अगर आप यहां नहीं समझ पाओगे तो बाद में आप सोचोगे कि कैसे सही होता है, पीछे आप थ्योरी पढ़कर आए हो। इसका मतलब आप देखिएगा, अभ्यास व शिक्षण में परिवर्तन लाना, यहां पर केवल दो चीजें लिमिटेशंस आ गई। अधिगम का तात्पर्य पूछ रहा, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जबकि ये कह रहा केवल अभ्यास और शिक्षण में, तो इसका मतलब सही तो है, लेकिन इसने एक लिमिटेशन दे दी, एक दायरा दे दिया, इसलिए ये कम सही हुआ। हम सोच तो सकते हैं लेकिन अभी आंसर नहीं कर सकते हैं। राइट, इसे सोच सकते हैं, हाँ ये पॉजिटिव है, लेकिन आंसर नहीं करेंगे जब तक कि हम चारों ऑप्शन नहीं समझ लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन पर बढ़ते हैं, व्यवहार में अस्थाई। अब आपको पता होना चाहिए स्थायी और अस्थाई, ये कह रहा टेम्परेरी परिवर्तन। टेम्परेरी परिवर्तन थोड़े नहीं लर्निंग में शामिल होता है, इसका मतलब बी तो पूरी तरीके से गलत हो गया। सी कह रहा था वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले, देखो आप ये नेगेटिव वर्ड हैं, कुछ परिवर्तन। कुछ कैसे कर लेंगे, मतलब हम सीखेंगे तो कुछ चीजें सीख लेंगे? जी नहीं,
अधिगम का एक प्रमुख उद्देश्य भी है विकास, वातावरण से समायोजन। तो इसका मतलब कुछ से कैसे हो सकता है। अब डी कह रहा है आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। सही है, ये ज्यादा बेहतर हो गया। डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। बी और सी को हमने किस लिए कट किया, एक तो अस्थाई, ये गलत है, पूरी तरीके से नेगेटिव है। सी में कुछ गलत गया। ये सारे की पॉइंट्स, की वर्ड्स होते हैं जिनसे हम टिक बनाएंगे लास्ट में कि पेडागोजी के सवाल किन किन से काट दिए जाते हैं साधारणतया। तो अगर आप यहां से सीखते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अभ्यास व शिक्षण, ये भी एक लिमिटेड दायरा है, इसलिए गलत है। डी चौथा सही है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सीटेट 2016। पहला कह रहा सामाजिक अधिगम गैने, यहां पूछा जा रहा सही युग्म का चयन करें, यानी 4 दिए गए हैं, 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो अगर सामाजिक अधिगम की बात करी जाएगी तो सामाजिक अधिगम गैने से। आप गैस कर सकते हो क्या सामाजिक अधिगम का संबंध गैने से है? सोच कर देखो आप। अंतर्दृष्टि अधिगम बेंडूरा, खुद सोचिए आप। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स, राइट। और डी कह रहा अधिगम के प्रकार कोहलर। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो आप सही आइडेंटिटी कर सकते हो। सामाजिक अधिगम से संबंधित कौन है? बेंडूरा संबंधित है, इसका मतलब एक गलत है। अंतर्दृष्टि से बेंडूरा है नहीं, अंतर्दृष्टि से कोहलर, कोफका, बर्दीमर, तो ये भी गलत हुआ। और अधिगम के प्रकार आप पढ़ रहे हो, अगर अंतर्दृष्टि से पूछा जाता तो अंतर्दृष्टि का संबंध किससे? कोहलर से हो सकता था आपका, राइट। और अधिगम के प्रकार किससे जुड़ा हुआ? गैने से जुड़ा हुआ। केवल एक सही है आपका, सी। 3 गलत हैं, ये आपका आंसर है। अनुभवजन्य अधिगम से कौन संबंधित है? कार्ल रोजर्स है। बाकी 3 गलत हैं, ठीक है, लेकिन तीनों को आप मैच कर सकते हो समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रकार के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी गैने, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। अब आप खुद देखिए, कोहलर अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, ना कि अधिगम प्रकार के लिए, तो ए आपका गलत गया। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया एसआर के लिए जाने जाते हैं, ये गलत गया। गैने हम नहीं समझ पा रहे गैने को, लेकिन ये कंफर्म है मेरा, कार्ल रोजर्स अभी पीछे पढ़ा था मैंने, अनुभवजन, तो ये भी गलत है। केवल एक सही बचा आपका, सी। अधिगम के प्रकार के लिए किसे जाना जाता? गैने को जाना जाता है। क्लियर, परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब के लेखक हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस पर, पहले ही पॉइंट ये क्लियर कर दिया था आपका, रॉबर्ट एम गैने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए किसे जाना जाता है? गैने के लिए जाना जाता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? सारे क्वेश्चन आप बोलते हो शिक्षण शास्त्र के हैं, शिक्षण शास्त्र के, लेकिन ये सारे के सारे अधिगम के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरीज से कॉन्सेप्ट डेवलप होकर यहां तक पहुंचता है। तो कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? राइट। ऑप्शन ए बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन, गलत। अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, सोच सकते हैं। अभ्यास की बात चल रही है और अनुभव की बात चल रही है। यहां ऑप्शन रिपीट हो गए हैं आपके, ए बी और ये सी डी होना चाहिए था, यहां पर आपका सी और यहां पर आपका डी होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई ऑप्शंस पे। ऑप्शंस चारों हैं। सी कह रहा है दवाई लेने के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, ये भी गलत है। थकान के फलस्वरूप, इसका मतलब बी इज राइट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए परीक्षा की तैयारी की, ऑप्शन बी तथ्यों के संग्रह की, ऑप्शन सी
अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, ऑप्शन डी विषय वस्तु को याद करने की। अब देखेंगे एक प्रोसेस पूछा जा रहा है अधिगम को एज ए प्रोसेस, तो परीक्षा की तैयारी मात्र गलत हो जाएगा, तथ्यों के संग्रहण की बात गलत हो जाएगी, केवल तथ्य इकट्ठे कर लेना, केवल एग्जाम गलत हो गया, क्योंकि अधिगम एक लॉन्ग टर्म है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो एग्जाम और तथ्य संग्रह केवल अधिगम में नहीं शामिल होंगे। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण, सी इज राइट आंसर, डी भी गलत है, सी सही है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का उच्चतम स्तर है, अभी आपने पढ़ा अधिगम का उच्चतम स्तर है, उच्चतम या फिर सर्वोच्च पूछ रहा है, तो आपको पढ़कर अभी आपने खुद पढ़ा है, आपने सीखा होगा कि कुल 8 प्रकार के अधिगम बताए गए, जिसमें सबसे ऊंचा, सबसे उच्च, सर्वोच्च उच्चतम स्तर कौन सा है? ए समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम, चिन्ह अधिगम, उत्तेजना। ए इज राइट आंसर, समस्या समाधान सर्वोच्च है, प्रॉब्लम सॉल्विंग 8वें नंबर का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्ञानी के पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत में अधिगम के कुल डैश प्रकार सम्मिलित हैं। इसको भी बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, आप करेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन ए 7 प्रकार, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8, तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, 8 प्रकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर देखिए दिया गया क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीटेट में, व्यवहार का करना, डूइंग पक्ष पूछा जा रहा, करना पक्ष है, व्यवहार का करना, सीखने का भावात्मक क्षेत्र, सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने का गतिक अथवा क्रियात्मक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक। मैंने अभी गतिगामी भी आपको बताया था, गतिगामी इसका मतलब एक्शन से संबंधित है, जो हम क्रियाएं करते हैं उनसे संबंधित है। तो फिर चलना, खेलना, दौड़ना, लिखना, ये सब किसमें आ जाएंगे? सी, सी इज राइट आंसर। सीखने का भावात्मक क्षेत्र इमोशन से है, किसी को समझना, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव लेवल से है, मनोवैज्ञानिक आपका है ही। ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया केवल करने की बात की जा रही है, तो करना किससे होगा? गतिक और क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानी के अधिगम का निम्नतम स्तर है। अभी एक आपने देखा था उच्चतम पूछा गया, तो अब कौन सा पूछ रहे हैं? निम्नतम पूछ रहे हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन ए समस्या समाधान, बी आपका उत्तेजक अनुक्रिया है, सी आपका चिन्ह अधिगम है, डी आपका श्रृंखला है। सोचकर आप आंसर करिए। समस्या समाधान, उत्तेजक अनुक्रिया, चिन्ह, श्रृंखला। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर, चिन्ह अथवा संकेत अधिगम सबसे पहला निम्नतम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जटिल है, अगर आपको 2 ट्रिक याद रही होंगी तो आप इसको कर पाएंगे, अगर 2 ट्रिक नहीं याद रही होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। राइट, पहली कौन सी थी? एसएससी स्टूडेंट्स ने, एसएससी छात्र ने वीडीसी महिला को रोज डे पर प्रपोज किया। इससे भी अगर आप इसको आइडेंटिटी करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्रम दिए गए और क्रम आगे पीछे हैं इस प्रश्न में, और उनको आपको ऑर्डरली लगाना, क्रम से लगाना है। अगर आप यहां इन्हें सीख लेंगे तो इस स्तर में कभी कभी बीच से ही सवाल पूछते हैं कि जैसे सपोज करिए श्रृंखला अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है, श्रृंखला अधिगम से पहले कौन सा अधिगम आता है, या फिर विभेद से पहले कौन सा है, संप्रत्यय से पहले कौन सा। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, रीट वगैरह के एग्जाम में। तो आप यहाँ इनको क्रम से सीखने के लिए वो ट्रिक याद कर लीजिए, आप याद कर लेंगे। तो क्रम तो यहाँ गलत दिए गए, ये तो तय है। क्रम में यहां दे रहे हैं पहला उत्तेजना अनुक्रिया। अब आप देखेंगे उत्तेजना अनुक्रिया ये पहला है नहीं, लेकिन पहले नंबर पर दिया गया।
दूसरा दिया गया समस्या समाधान, आपको पता है ये 8वें नंबर का है। श्रृंखला अधिगम, ये आपको पता है, तीसरे नंबर का है। ठीक है, संकेत अधिगम, शब्द अधिगम, विभेद, संप्रत्यय सिद्धांत, ये 8 आगे पीछे के क्रम में दिए हैं। इनको आप सोच समझकर सही करेंगे और इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में दीजिएगा। राइट, इस सवाल के ऑप्शंस आपके ये रहे। ऑप्शन ए 4 1 3 5 6 7 8 2। ऑप्शन बी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज। ऑप्शन सी, तो एज इट इज वाला तो कट ही कर देंगे आप, फिर भी आप खुद पढ़कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बी तो नहीं है। सी आपका 8 1 2 3 4 5 7 6 और डी है आपका 6 5 3 4 2 1 7 8। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इसको नहीं आपको बताने वाला हूँ। राइट, अगली बार क्लियर भले कर सकता हूं, इस बार तो आप खुद अपना एक्सरसाइज करिए और जवाब करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, गैने ने सीखने की पहचान कितने वर्गों में की है? पढ़ा हुआ है आपका सवाल, पीछे आपने पढ़ा है इसे। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। क्लियर है आपका? ऑप्शन बी इज राइट, 5 वर्गों में की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। गैनी के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए सरल से सरल, ऑप्शन बी सरल से जटिल, सी है आपका जटिल से सरल और डी है आपका जटिल से जटिल। आप लोग बताइए, ए बी सी डी। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर, सरल से जटिल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित विषय संबंधी योग्यता गैने के अधिगम की किस कुशलता में शामिल है? अब किसकी पूछ रहा है? गणित की पूछ रहा है, किस कुशलता में शामिल है? जो 5 वर्ग दिए गए उनमें कौन सी कुशलता में गणित विषय शामिल है? ऑप्शन ए शाब्दिक सूचना दक्षता, ऑप्शन बी गतिगामी दक्षता, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन डी बौद्धिक दक्षता। सोचिए और आंसर करिए। वेरी गुड, डी इज राइट आंसर, बौद्धिक दक्षता। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके आंसर्स करूंगा, रिप्लाई करूंगा। आज तक के लिए यहीं तक है। लॉकडाउन के चलते आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।